आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जिसे देखने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। कहानी की शुरुआत होती है हमारी नायिका शाओयू से, जो हाल ही में एक शव संरक्षण सहायक के रूप में काम पर लगी है। आज उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उसे अपनी नौकरी पक्की करने के लिए अंतिम परीक्षा देनी है। मॉर्चरी का मालिक रेमंड एक कोने में खड़ा होकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। शाओयू ने गहरी सांस ली और पूरी सावधानी से अपना काम शुरू किया। घावों की सफाई से लेकर चेहरे की सिलाई तक उसने सब कुछ इतनी कुशलता से किया कि वो परीक्षा में सफल हो गई। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले भयावह हादसों का संकेत दे दिया। जैसे ही वो अपना उपकरण रखने के लिए मुड़ी, ऑपरेशन टेबल पर रखी लाश का पैर अचानक हल्का सा हिल गया। रेमंड ने ये साफ देखा, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। दूसरी ओर शाओयू अपनी सफलता की खुशी में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं थी, बल्कि उसकी टूटी हुई जिंदगी को संभालने का आखिरी मौका थी। पिता की अचानक मौत के बाद वो गहरे अपराध बोध में डूब गई थी और नशे की लत का शिकार हो गई थी। 1 साल की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकली थी। अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जिस मॉर्चरी में वो काम कर रही थी वहाँ कुछ अजीब नियम थे। पहला नियम था कि कोई भी कर्मचारी तहखाने में नहीं जाएगा। दूसरा नियम था कि शाओयू केवल दिन की ड्यूटी करेगी, जबकि रात की सारी जिम्मेदारी खुद रेमंड संभालेगा। नौकरी के पहले ही सप्ताहांत में देर रात रेमंड का फोन आया। उसने बताया कि भयंकर तूफान की वजह से बिजली चली गई है और कई शव अचानक वहाँ लाए गए हैं। किसी जरूरी काम के कारण वो खुद नहीं आ सका, इसलिए उसने शाओयू से रात की ड्यूटी संभालने की विनती की। रात के अंधेरे में जब शाओयू मॉर्चरी पहुंची तो उसने मेज पर रखी कार्य सूची उठाई। उसे पढ़ते ही वो हैरान रह गई। निर्देशों में लिखा था कि शवों को पहले पूरी तरह संरक्षित किया जाए और फिर तुरंत उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये बेहद असामान्य प्रक्रिया थी। पहली लाश का पेट बुरी तरह फटा हुआ था और उसके अंदरूनी अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। दृश्य इतना भयावह था कि किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन शाओयू बिना डरे अपना काम करने लगी। उसने अंगों को वापस व्यवस्थित किया, घावों को सील किया और संरक्षण प्रक्रिया पूरी कर दी। काम खत्म होने के बाद वो रिपोर्ट लिखने बैठ गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। जिस लाश का सारा खून पहले ही निकाल दिया गया था, उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। सफेद और धुंधली पुतलियां सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। लेकिन जैसे ही शाओयू वापस मुड़ी, आंखें फिर बंद हो गईं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस घटना का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उसने नियमों के अनुसार शव को भट्टी में डाल दिया और आग जला दी। आग की लपटें तेजी से उठने लगी, लेकिन उसी क्षण पूरे भवन का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब बेचैनी पूरे मॉर्चरी में फैल गई। वो दूसरी लाश की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक पूरी इमारत की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। टॉर्च ढूंढते हुए उसे एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें रहस्यमयी कागज रखे थे। उसने उनमें से एक को जलाकर रोशनी का सहारा लिया। टिमटिमाती लौ के सहारे जब वो वापस काम की मेज तक पहुंची तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक बुजुर्ग महिला की लाश पर डाली गई चादर के नीचे से उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। शाओयू ने घबराकर वो हाथ वापस चादर के अंदर रख दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत ही। उस रात मॉर्चरी में कुछ ऐसा जाग चुका था जो वर्षों से अंधेरे में छिपा हुआ था और अब उसकी नजर शाओयू पर पड़ चुकी थी। आने वाले कुछ घंटों में उसे ऐसे डर, ऐसे रहस्य और ऐसी भया शाओयू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़ी महिला का हाथ उसने अभी अभी चादर के नीचे रखा है, उसी चादर के नीचे एक भयावह दृश्य छिपा हुआ था। बूढ़ी औरत की सफेद पड़ चुकी आंखें धीरे धीरे खुली हुई थीं। उनकी पुतलियों से अजीब सी चमक निकल रही थी और उसके होंठ कानों तक फटकर फैल गए थे। चेहरे पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसमें नफरत, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए शाओयू ने तीसरी लाश को बाहर निकाला। ये एक युवा लड़की की लाश थी। पहली नजर में ही कुछ असामान्य दिखाई दे रहा था। उसकी दोनों भुजाओं पर अनगिनत कट के निशान थे। कुछ पुराने थे, कुछ नए। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने लंबे समय तक असहनीय पीड़ा झेली थी। शाओयू उन निशानों को ध्यान से देख ही रही थी कि अचानक मुख्य हॉल की दिशा से किसी के दरवाजा पीटने की तेज आवाज सुनाई दी। रात का समय, बाहर तूफानी बारिश और चारों ओर पसरा सन्नाटा। ऐसे माहौल में वो आवाज किसी बुरे संकेत जैसी लग रही थी। डर के बावजूद शाओयू धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और उसे खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ काली रात, मूसलाधार बारिश और ठंडी हवा। उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा। वो वापस मुड़ी और जैसे ही शवगृह में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काम की मेज पर रखी युवती की लाश गायब थी। कुछ सेकंड पहले तक जो शव वहीं मौजूद था, उसका कहीं कोई निशान नहीं था। शाओयू का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। तभी गलियारे के अंत में रखा पुराना टेलीफोन अचानक बज उठा। घंटी लगातार बजती रही। डरते डरते उसने रिसीवर उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई थी। वो किसी लापता लड़की की रिपोर्ट दर्ज करा रहा था। वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन अगले ही पल शाओयू का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वो उसके पिता की आवाज थी। उसी पिता की जिनकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ से उसके पिता की टूटी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो बेहद परेशान और बेबस लग रहे थे। शाओयू का शरीर कांपने लगा। उसके मन में दबे हुए पुराने घाव अचानक ताजा हो गए।
गए। पिता की मौत का अपराध बोध, नशे की लत और बीते वर्षों का दर्द एक साथ उसके दिमाग पर टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंचा। घबराकर उसने तुरंत मॉर्चरी के मालिक रेमंड को फोन लगाया और पिछली रात की घटनाओं के बारे में पूछा। लेकिन फोन उठाते ही रेमंड ने जो कहा उसे सुनकर शाओयू की रूह कांप गई। रेमंड ने बेहद शांत आवाज में कहा, तुरंत मॉर्चरी वापस आओ। फिलहाल दुनिया में सिर्फ वही जगह सुरक्षित है, बाहर तुम हर इंसान के लिए खतरा बन चुके हो। ये सुनते ही शाओयू को एहसास हुआ कि रेमंड शुरू से सब जानता था। पिछली रात आया वो अचानक फोन कोई संयोग नहीं था, वो एक जाल था। जब शाओयू किसी तरह वापस मॉर्चरी पहुंचा तो रेमंड पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं था। रेमंड उसे तहखाने के पास ले गया और वर्षों से छिपा भयानक रहस्य बताया। असल में ये मॉर्चरी साधारण इमारत नहीं थी, इसे एक ऐसे स्थान पर बनाया गया था जिसे दो दुनियाओं का द्वार माना जाता था। यहाँ नरक की शक्तियों को एक अदृश्य बंधन में कैद करके रखा गया था। जब भी कोई दुष्ट शक्ति इस दुनिया में प्रवेश करना चाहती थी उसे सबसे पहले किसी ताजा शव में प्रवेश करना पड़ता था। शव उसका अस्थायी शरीर बन जाता था, लेकिन उनका असली लक्ष्य हमेशा जीवित इंसान होता था। वे सीधे किसी मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति पर कब्जा नहीं कर सकते थे। पहले वे उसके मन में घुसते थे, उसके पुराने दुख, पछतावे और डर को जगाते थे। फिर धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ते थे। जब इंसान पूरी तरह निराश और टूट जाता था तभी वे उसके शरीर पर अधिकार कर लेते थे। रेमंड ने बताया कि शाओयू शुरू से उनका पसंदीदा शिकार था। उसके भीतर पिता की मौत का गहरा दर्द और नशे से जुड़ा अपराध बोध मौजूद था। यही कमजोरी उसे सबसे आसान लक्ष्य बनाती थी। उसने आगे बताया कि शवों को पहले संरक्षित करने और फिर जलाने की प्रक्रिया वास्तव में एक प्राचीन अनुष्ठान थी। इसका उद्देश्य उन दुष्ट शक्तियों को कमजोर करना था, लेकिन सिर्फ आग से उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। उन्हें वापस नरक भेजने के लिए उनका असली नाम जानना जरूरी था। इतना कहकर रेमंड ने अपनी जेब से एक रहस्यमयी गोल्ड डिस्क निकाली जिस पर अजीब चिन्ह और प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। वो शाओयू को इसकी शक्ति समझाने ही वाला था कि अचानक शाओयू दर्द से चीख। रेमंड समझ चुका था कि स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। शाओयू के भीतर मौजूद अंधेरी शक्ति धीरे धीरे उसके मन पर कब्जा जमाने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे और उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। रेमंड ने पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर सीने पर बने रहस्यमयी चिन्हों को उजागर किया। ये साधारण निशान नहीं थे, बल्कि वर्षों पुराने सुरक्षात्मक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। इसके बाद वो तेजी से बाहर भागा और मॉर्चरी का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसका मकसद साफ था, वो शाओयू को नहीं बल्कि उसके भीतर जाग रही उस भयावह शक्ति को कैद कर रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ शाओयू की आंखों का अंधेरा कुछ देर के लिए गायब हो गया। उसे थोड़ी देर के लिए होश आया। वो भागकर दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे पीटने लगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बारिश की आवाज और खिड़कियों पर गिरती बूंदों की थपथपाहट सुनाई दे रही थी। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। तभी अचानक खिड़की की तरफ से जोरदार धमाके की आवाज आई। शाओयू ने घबराकर उधर देखा। बारिश के बीच एक बूढ़ी महिला जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से विकृत दिखाई दे रहा था। वो लगातार कांच पर चोट कर रही थी और उसे बाहर आने के लिए उकसा रही थी। शाओयू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगा कि ये सब वास्तविक नहीं है। वो जानता था कि उसके साथ मानसिक खेल खेला जा रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने उसके दिवंगत पिता खड़े थे। चेहरा पीला था, आंखें भावहीन थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। शाओयू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये भी एक भ्रम है, लेकिन दृश्य इतना वास्तविक था कि खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला। उसे रेमंड की बात याद आई, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। वो किसी तरह खुद को नियंत्रित करता हुआ मॉर्चरी के अंदरूनी हिस्से की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने भारी लोहे की रॉड से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर तक बाहर से अजीब आवाजें आती रहीं, कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी की फुसफुसाहट और कभी दूर से आती डरावनी चीखें। लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। काफी समय बाद जब शाओयू ने सावधानी से दरवाजा खोला तो पूरा गलियारा खाली था। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो उसने देखा उसने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वो युवती की लाश जो कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी अब फिर से उसी कार्य मेज पर रखी हुई थी और इस बार ऐसा लग रहा था मानो वो कभी वहां से हिली ही ना हो। शाओयू धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसके मन में एक भयानक शक जन्म ले चुका था। उसे महसूस होने लगा कि सारी घटनाओं का केंद्र यही शव है। शायद वही अंधेरी शक्ति इसी शरीर को अपना ठिकाना बनाकर बैठी है। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक साधारण रात नहीं थी। वो एक ऐसे रहस्य के बीच फंस चुका था जहां जीवित और मृत दुनिया के बीच की सीमा धीरे धीरे टूट रही थी और असली भय अभी शुरू